बच्चों, हम लोगों ने दूसरे लेसन में जो आपका लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें पहले फर्स्ट डे मैंने आपको समझाया था कि मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों होता है। क्योंकि जब भारत कॉलोनी बनता है उसके बाद से ही राष्ट्रवाद की भावना शुरू होती है। तो हमने पूरे इंट्रोडक्शन को देखा था और कैसे कैसे शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों की किन नीतियों के कारण शुरू हुआ था। तो आगे भी आज हम अधिकतर जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और ये हर एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैसे महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन फर्स्ट था, असहयोग आंदोलन। यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो उनके द्वारा भारत में चलाए गए कौन कौन से आंदोलन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यानी आज का जो लेसन है, यानी आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम लोगों ने देखा था, इसके आगे से मैं बता रही हूँ, ये जो हेडिंग है आपको दिखाई दे रही होगी, मैं दिखा दूँ। सत्याग्रह का विचार है, यानी जो हेडिंग का नाम है जिसे हम देखेंगे सत्याग्रह। यानी जो आप सत्याग्रह की बात करते हैं, ये महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है जो वर्ड है सत्याग्रह शब्द। तो महात्मा गांधी ये सत्याग्रह का विचार उन्होंने सर्वप्रथम कहाँ लाए थे? तो साउथ अफ्रीका में लाए थे, दक्षिण अफ्रीका, यानी जो महाद्वीप पड़ते हैं ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो वहीं पर एक देश है साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चों। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी एक केस लड़ने के लिए, भारतीयों की केस लड़ने के लिए, जो मैंने बताया था एडवोकेट थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। तो वहाँ से वो 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लुआ लिया। यानी बच्चों, उन्होंने भारत में ही आंदोलन नहीं किया था, उनका सबसे पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में था, यानी अफ्रीका में था, और वो भी नस्ल भेदी सरकार। यानी बच्चों, जो मैंने बताया था ना कि ये जो इंग्लैंड था, ये पूरे विश्व में अपनी कॉलोनी बना रखा था, पूरे विश्व में देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो ऐसे साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, कॉलोनी हुआ करता था। तो बच्चों, वहाँ पे क्या होता था कि अंग्रेज गोरे होते थे, यानी इनका जो कलर होता है वो लाइट, मतलब वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं। पूरे सफ़ेद नहीं, फिर भी माना जाता है कि ये अपने को वाइट समझते हैं। और जो वहाँ की जनता थी, वहाँ का नेचुरल वातावरण, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है वो अधिकतर विषुवत रेखा के आसपास आता है, जहाँ पे उस प्राकृतिक वातावरण के कारण उनका जो कलर होता है वो अधिकतर मतलब ब्लैक कलर के होते हैं। और जो हमारे इंडियन भी थे, क्योंकि ये इंडियन को वहाँ ले गए थे काम करने के लिए, तो जो वहाँ इंडियन थे उनके खिलाफ ये भेदभाव करते थे। यानी काले और गोरों का भेदभाव होता था वहाँ। यानी जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों को सताते थे, यानी उनका अलग मकान रहता था रहने के लिए, उनकी अलग बस्ती हुआ करती थी, उनको जो उनके मतलब जो भी सुख सुविधाएं थी उनको निम्न कोटि, यानी बहुत ही व्यापक स्तर पे वहाँ नस्ल भेद होता था, यानी नस्ल के खिलाफ, यानी उनके एक प्रजाति के खिलाफ वहाँ भेदभाव होता था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ भी आंदोलन, यानी जो सत्याग्रह का विचार है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही प्रयोग किया था। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो फिगर है इसमें बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन की फिगर कहाँ की है? ये फोटो दक्षिण अफ्रीका में है, जो महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के मजदूरों का, भारतीय लोगों का। बच्चों, आपको पता है कि महात्मा गांधी को खुद इस दंश को झेलना पड़ा, यानी ये नस्ली भेदभाव जो हो रहा था वहाँ पे अफ्रीका में, वो महात्मा गांधी को भी झेलना पड़ा। बच्चों, महात्मा गांधी एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और उनके पास फर्स्ट एसी का टिकट था, यानी उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उनको थर्ड एसी में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी उनको उठा के बाहर ही फेंक देते हैं। यानी जब वो बैठ भी जाते हैं फर्स्ट एसी वाले टिकट में, फिर भी अंग्रेज जो वहाँ के थे, यही जो अंग्रेज कॉलोनी बना, वो उन्होंने महात्मा गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया। यानी फिर महात्मा गांधी को रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। फिर उन्होंने वहाँ सबसे बड़ा आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, और वहाँ उस गोरी सरकार के खिलाफ काफ़ी आंदोलन छेड़ा, और वहीं से इनका आंदोलन शुरू होता है, सत्याग्रह का आंदोलन। तो बच्चों, जब वो भारत में आ जाते हैं तो जो सत्याग्रह क्या है, जैसे आपसे पूछा कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या था, तो ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी, यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है और आप सत्य हैं, तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप कोई किसी को मारना पीटना या फिर ऐसा नहीं, अगर आप सत्य हैं, आप जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो सत्य है और आप सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए किसी शारीरिक, यानी शारीरिक बल जैसे कि लाठी डंडे या फिर लड़ाई करना, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, यानी हम किसी से प्रतिशोध की भावना नहीं रखते और ना किसी पे आक्रामक होते हैं। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में या बच्चों, महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा मतलब एक वो था, लक्ष्य था कि हमें अहिंसा पे चलना चाहिए। जो उन्होंने मार्ग बताए वो हमेशा अहिंसा पे ही चलते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं। तो वही कहते हैं कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, यानी वो ऐसे ऐसे मतलब मांगे रखते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे कि सामने वाले को रियलाइज़ हो कि ये गलत है, ये आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि महात्मा गांधी का ये विचार था कि किसी भी चीज़ को बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता। अगर हम जो चीज़ सत्य है उसके लिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बच्चों, जब महात्मा गांधी भारत आते हैं 1915 में, तो फिर उन्होंने सबसे पहला जो उनका आंदोलन था वो चंपारण में था। 1917 में 1917 में बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण। बच्चों, यहाँ पे भी के जो अंग्रेज़ थे हमारे, वो काफ़ी अंग्रेज़ों किसानों को परेशान कर रहे थे। वो 1/3 जो उनकी ज़मीन थी उस पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं करने देते थे। वो उनसे नील की खेती करवाते थे, यानी कहते थे आपकी जो भी कृषि है उसके 1/3 भाग पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। नील मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कपड़े बनते थे उस समय, उसकी रंगाई करने के लिए नील का उत्पादन किया जाता था, जिससे कलर बनाया जाता था, नीले कलर के ब्लैक एंड वाइट कपड़े होते थे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ के किसान बहुत परेशान थे क्योंकि जब नील का उत्पादन कर लेते थे तो उनके जो कृषि थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी, उस पर फिर कृषि कार्य नहीं होता था, तो लोग परेशान थे। फिर महात्मा गांधी को बुलाया गया, वहाँ पे महात्मा गांधी जाते हैं, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे आंदोलन होता है और अंग्रेज़ों को फिर हार मान करके वहाँ पे जो नील की खेती के लिए वो दबाव बनाते हैं वो कम कर देते हैं, टैक्स भी कम कर देते हैं। बच्चों, इसके बाद महात्मा गांधी फिर गुजरात में खेड़ा एक जगह है, गुजरात स्टेट में खेड़ा के किसानों की मदद के लिए भी वहाँ पे सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। और बच्चों, वहाँ क्या होता है, खेड़ा जो एक जगह का नाम है गुजरात में, वहाँ बच्चों फसल खराब हो जाती है किसानों की, और वहाँ पे प्लेग महामारी के कारण खेड़ा जिला के जो वहाँ पे बहुत बड़ी महामारी, बच्चों जैसे अभी हमारे इस समय कोरोना महामारी चल रही है और लोगों की मान लीजिए इनकम हो नहीं रही है, मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार देखिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं आम गरीबों के लिए। लेकिन उस समय क्या थी, जो अंग्रेज़ थे वो क्या कर रहे थे कि मतलब उन्होंने कोई इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि जो किसान उस समय लगान भी नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी फसल खराब हो गई है, बल्कि और वो उस पर दबाव बना रहे हैं। तो इसके लिए महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं और उनकी लगान को माफ़ करवाने के लिए फिर वो सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना कि जो चीज़ सत्य है आप उसे मानिए, ये चीज़ कि आपको इसको मानना पड़ेगा कि अगर फसल खराब हो गई है तो आप इनके लगान को माफ़ कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे या किसी से मार पिटाई नहीं करना, बस हमें अपनी बातों को रखना है अंग्रेज़ों के सामने, उनके लिए आग्रह करना कि आप इस बात को मानिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद वह गुजरात में ही एक जगह है, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद चले जाते हैं। बच्चों, ऐसे फिर खेड़ा के बाद गुजरात में ही एक अहमदाबाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता था और अभी भी होता है। तो वहाँ पे भी मजदूरों के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, यानी मजदूरों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करते हैं और सत्याग्रह चलाते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जब आते हैं तो इतना ये स्टेप है, यानी पहले चंपारण का शुरू होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह शुरू होता है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको ये दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रॉलेट एक्ट,
यानी रॉलेट एक्ट क्या था, अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी भी आ गए थे, आंदोलन हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उस समय क्या होता है कि जब ये सारी कामयाबी मिल जाती है, ये जो चंपारण का हुआ सारे आंदोलन जो मैंने पढ़ाई है, तो उत्साहित होकर गांधी जी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। बच्चों, ये जो रॉलेट एक्ट था, ये ऐसा कानून था, इसके जरिए जो वहाँ की हमारी अंग्रेज गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारतीयों पे मतलब ऐसा कानून लाई थी कि चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी आंदोलन, हड़ताल, यहाँ तक कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वह अंग्रेज़ों पे हमला करके उन्हें ख़त्म करना भी शुरू कर दिया, जैसे उन्हें गोली मार देना, उनके ऊपर बम फोड़ देना। तो इन सब को कम करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट नाम से एक कानून लाती है। चूँकि इस जो कानून रहता है, इसमें ऐसा कानून रहता है ये कि हमारे जो क्रांतिकारी रहते हैं उनको शक के आधार पे, जैसे कि किसी पे शक हो गया कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी है, तो उसको क्या किया जाता था कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, और उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार था। यानी अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उस पर तुरंत मतलब मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। और ये क्या करते हैं कि बिना मुकदमा चलाए ही आप मतलब जो भी क्रांतिकारी, यानी इन्हें जिस पे शक हो गया कि ये व्यक्ति हमारे सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको क्या करते थे, जेल में डाल देते थे और बिना मुकदमा चलाए ही उसको 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था। चूँकि इसके जो रॉलेट एक्ट बना था, इसके अध्यक्ष का नाम था सर सिडनी रॉलेट, इसी के नाम पर इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यानी बच्चों, जो रॉलेट एक्ट है सन 1919 में आया था और इसके अध्यक्ष, यानी जो इसको बनाया था, जिसके सुझाव पे ये बनाया गया था, उसमें सबके हेड होते हैं, तो उस सर सिडनी रॉलेट एक्ट के नाम पे बनाया गया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो जब ये 1919 में आ गया और ये लागू कर, तो इसके खिलाफ भारत में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके बहिष्कार का विरोध किया कि ये तो मतलब समझिए कि जो हमारे आंदोलन हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको कुचलने के लिए आया था। ठीक है, यानी अगर अंग्रेज़ों को शक हो जा रहा है कि कोई व्यक्ति क्रांतिकारी है या सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसको बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसके खिलाफ लोगों ने क्या किया कि बहुत ही लोगों में गुस्सा आ गया कि अंग्रेज़ सरकार क्या कर रही। इस कानून को महात्मा गांधी ने बिना वकील बिना दलील, यानी आप वकील भी नहीं कर सकते ना इसके खिलाफ कोई दलील दे सकते हैं, बिना वकील बिना दलील का कानून का, यानी यही कहा जब पूछता है कि बिना वकील बिना दलील का कानून किसको कहा गया है, बिना दलील बिना वकील का कानून, तो इसी रॉलेट एक्ट को कहा जाता है और इसको महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है बच्चों, तो अंग्रेज़ों ने फिर देखिए इसमें क्या होता है कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, मतलब बहुत व्यापक स्तर पे जुलूस निकाले जाते हैं, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, यानी बच्चों जो पंजाब में अमृतसर है वहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे नेताओं को हिरासत में ले लेते हैं। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी जाती है और जो गांधी जी थे, इस आंदोलन में जो विरोध हो रहा था उसको दबाने के लिए गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। और बच्चों 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, यानी 10 अप्रैल की बात हो रही है, उन्होंने शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाल रही थी जनता उस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे, मार्शल लागू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बैंकों और वहाँ के डाक खाने, रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया, यानी जनता ने मार्शल लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ समझ रहे हैं, धारा 144 यानी कर्फ्यू लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली, यानी जो वहाँ का गवर्नर था भारत में, जब उस समय ये वहाँ का पंजाब का गवर्नर था
हर जगह के अलग अलग गवर्नर होते थे। एक तो मेन होता था भारत का और बाकी हर स्टेट के अलग अलग गवर्नर होते थे। तो उस समय जो पंजाब का गवर्नर था वो जनरल डायर हुआ करता था। ठीक है, जनरल डायर ने कमांड संभाल ली। कमान मतलब उसको अपने हाथ में लेता है पूरा, जब वहाँ मार्शल लॉ, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध वहीं हो रहा था। ठीक है, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी आपको पता है कि 13 अप्रैल को सबसे मतलब कि इतिहास में जो अंग्रेज़ों का कार्यकाल है उसको सबसे काला दिन अगर कहा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ? अमृतसर, यानी पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि वहाँ मार्शल लॉ लागू हो गई थी, यानी कर्फ्यू लागू हो गया था, धारा 144, उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। तो उसके खिलाफ लोग क्या करते हैं कि विरोध प्रदर्शन करते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते। शांतिपूर्वक यानी कोई हमला नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, यानी बस लोग आपस में बातचीत करने के लिए अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे सब लोग एकत्रित होते हैं। और बच्चों उस दिन बैसाखी का दिन होता है, यानी उस दिन जो बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में और पूरे भारत में भी मनाया जाता है। तो उस दिन लोग एकत्रित होते हैं वहाँ शिरकत करने के लिए। यानी उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह फैसला चारों तरफ बंद कर दिया गया। नहीं, फैसला कहाँ गया पता नहीं था। यानी जो एकत्रित हुए वहाँ लोग सारे, जो यह मैदान चारों तरफ से बंद था, यानी जहाँ वो बाग में एकत्रित हुए थे वहाँ चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ लोगों को ये नहीं पता था, यानी जो जलियांवाला बाग था वहाँ से बाहर के लोग थे, यानी जो जलियांवाला बाग था वो शहर से बिल्कुल बाहर था। वहाँ जब लोग एकत्रित हुए तो उन्हें नहीं पता था कि यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दी गई, यानी कर्फ्यू लागू है। चूँकि जब कर्फ्यू लागू होता है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते, यानी लोगों की भीड़ लगाने पे प्रतिबंध होता है। लेकिन उन लोगों को ये बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ मार्शल लॉ लागू हुआ है। जनरल डायर, यानी जो वहाँ पे लोग जुटे थे, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं था, बस एक तरफ का रास्ता था। और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, यानी सारे रास्ते बंद करके बस एक तरफ से। इसके बाद सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन में, यानी इतना मतलब 10 मिनट तक लगातार गोली चलती रहती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और उसकी बच्चों दीवार इतनी ऊँची रहती है कि लोग उसको मतलब निकल भी नहीं सकते, उसको पार भी नहीं कर सकते। बच्चों उसमें एक कुआं, इतने सारे लोग कुएं में गिर जाते हैं और लगभग 10 मिनट तक ऐसे अंधाधुंध बिना देखे गोलियां। और वो जनता निहत्थी थी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी लोगों के जो रिहाई के खिलाफ, कि मतलब रिहाई करने के लिए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ की ये मतलब नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, मतलब हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो सच्चाई नहीं दिखाती है कि मतलब एक्चुअल संख्या नहीं दिखाया जाता कि कितने लोग मारे गए हैं। तो वो क्या कहते हैं इसके खिलाफ, क्या कहते हैं कि ये उनके जहन में डर पैदा करना था कि लोग ऐसे आकर के मतलब विरोध प्रदर्शन ना करें, ऐसे आंदोलन ना करें। उन्हें शक था कि कहीं ये बहुत भारी प्रदर्शन करना ना शुरू कर दे। तो बच्चों ये होता है जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, यानी इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतरने लगे। यानी जैसे उन्हें पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसा किया, तो हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। यानी जो गवर्नमेंट की इमारतों थी उस पर लोग हमला करने लगे। सरकार ने कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित, और यानी बच्चों जब ये आंदोलन इतना व्यापक स्तर पर पहुंच गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरने लगे और लोगों ने मतलब इमारतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जैसे स्कूल, कॉलेज या जो भी हाई कोर्ट वगैरह जो उस समय सरकार की इमारत हुआ करती थी, रेलवे वगैरह, तो लोग उस पर नुकसान पहुंचाना शुरू करते। तो बच्चों फिर उसके खिलाफ देखिए सरकार क्या करती है कि जो अंग्रेज़ सरकार होती है वो सत्याग्रहियों पे, यानी जो क्रांतिकारी थे जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, यानी वो सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़वाते थे, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, यानी सड़क पे नहीं लेट के चला जाता, ऐसे चलाते हैं। और उनको कहते हैं कि सारे जितने भी अंग्रेज ऑफिसर हैं सबको तुम सैल्यूट करोगे, सलाम ठोकोगे। लोगों को कोड़े से मारे गए, और मतलब कोड़ों से मारा जाता है। और गुजरावाला, पंजाब एक जगह है गुजरावाला, वहाँ पर बम बरसाए गए इस आंदोलन को दबाने के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ रहता है।
हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी जो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उसको मतलब उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी को मैंने बताया वो अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें हिंसा से मतलब उन्हें कहते थे कि हिंसा से हम कभी भी अपना आंदोलन या अपने सत्य को नहीं जीत सकते, इसलिए हमें अहिंसा को अपनाते हुए ही काम करना चाहिए। ठीक है, भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। मैंने कहा था ना बच्चों, क्योंकि ये आंदोलन जो भी होते थे वो मुख्य शहरों में हुआ करते थे। अभी जो गांव के लोग थे इससे अभी नहीं जुड़ पाए थे। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जैसे भीड़ जुटेगी, अभी इस तरह से लोग जो गाँव के ग्रामीण एरिया में रहते थे उन लोगों को नहीं पता चल पाता था, बस शहर के लोग जुड़ पाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादातर जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। यानी महात्मा गांधी सोचते थे कि हमारा जो आंदोलन हो वो पूरे भारत में फैले और बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना, यानी महात्मा गांधी को भी मतलब उस समय जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हिंदू मुसलमान में भी फूट डाल दी थी। जो हमारे देश में हिंदू मुसलमानों की एकता को देखकर, चूँकि वो एक साथ रहते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ लड़ना शुरू किया, इसलिए बच्चों आपको याद होगा पश्चिम बंगाल एक वो है स्टेट है हमारा, आप लोग जानते होंगे। अंग्रेज़ों ने उसको डिवाइड करना शुरू किया, यानी वहाँ पे हिंदू मुसलमानों की एकता को देखते हुए पश्चिम बंगाल, यानी उस समय केवल बंगाल कहा जाता था, तो उसका क्या करते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यानी ऐसे जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया पूर्वी बंगाल और ये हो गया पश्चिमी बंगाल। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यानी फिर उसके बाद थोड़ा सा भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कम हो, मतलब जो एकता थी वो थोड़ी कम हो रही थी। अंग्रेज मतलब फूट डालो और राज्य करो की नीति पे काम कर रहे थे। तो इसी को महात्मा गांधी कहते हैं कि केवल हम अकेले लड़के भारत को आज़ाद नहीं कर सकते, यानी स्वराज नहीं दिला सकते, जब तक कि हमारे देश के हिंदू मुसलमान एक साथ ना आए। ठीक है बच्चों, तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर, बच्चों हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन भी चला था उसी समय 1920 से 22 तक, तो उसी को महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, आप जानते हैं कि जो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक चलता है, उसमें 2 ग्रुप युद्ध करते हैं। पहले ग्रुप में जो रहता है मित्र राष्ट्र और सेकंड ग्रुप में धुरी राष्ट्र, यानी अलायंस ग्रुप और एक्सिस ग्रुप। तो जो अलायंस ग्रुप रहता है उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ये फ्रांस जो बहुत विकसित देश थे, और सेकंड में जो थे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और जो ऑस्ट्रिया की तरफ यानी जर्मनी की तरफ था तुर्की। तो तुर्की जो था वो जर्मनी की तरफ था, और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा था, यानी हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो जो ब्रिटेन था वो तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था, यानी तुर्की पे आक्रमण करता है। तो जो भारत के मुसलमान होते हैं बच्चों, अधिकतर तुर्की में जो मुस्लिम वर्ग रहता है, तो उनका जो पूरे विश्व के जो मुस्लिम नेता होता है ना, मुस्लिम धार्मिक गुरु नेता ने, ये आध्यात्मिक नेता कहा जाए तो, यानी जो धार्मिक गुरु, जैसे पोप होता है ना, जो ईसाइयों के पोप होते हैं, एक मतलब उनका जो धर्म गुरु जो सबसे बड़ा नेता होता है, जैसे इटली में है वेटिकन सिटी, तो वहाँ का होता है, वही सबसे बड़ा होता है, जो पूरे विश्व में जो अपने ये ईसाई धर्म के लिए जो भी उन्हें नियम उपदेश देने होते हैं वो देते हैं। ऐसे ही तुर्की में जो सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म होता है, जो विश्व के जो मुस्लिम होते हैं लोग रहते हैं, उनका जो आध्यात्मिक गुरु था वो वहीं तुर्की में रहता था, और वो उसके आदेशों को, उसके नियमों को, उसके उपदेशों को माना जाता था, तो उसी को खलीफा कहते थे। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो खिलाफत आंदोलन की मैं बता रही हूँ, तो ये इनको लगता है, भारतीय मुसलमानों को लगता है कि तुर्की, वो ब्रिटेन को कहते हैं कि आप तुर्की पे आक्रमण मत करिए, और ब्रिटेन उस पर आक्रमण करके कहता है कि मैं आक्रमण करके मैं तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस पर तुर्की पे आक्रमण कर देते हैं, और खलीफा जो वहाँ का रहता है कि बहुत मतलब उस पर संधि थोप दी जाती है। ठीक है, खलीफा को तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत, यानी जो मुसलमान थे हमारे इंडिया के, उन्होंने सोचा कि हम उसकी रक्षा कैसे करें, यानी जो खलीफा है, खलीफा सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है, तो उसकी रक्षा कैसे करें। तो वो लोग क्या करते हैं, यानी अंग्रेज जो तुर्की पे आक्रमण करते हैं वही है, वहीं से खिलाफत आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं।
खिलाफत का मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ खुद हमारे ऊपर शासन करते हैं और वो ब्रिटेन जो था वो तुर्की के खिलाफ लड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की पे आक्रमण करता है। इसी को लोग मतलब यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग थे वो कहते हैं कि आप तुर्की पे आक्रमण मत करिए, यानी खलीफा को नुकसान मत पहुँचाइए। चूँकि वो उनका सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था, इसलिए वो इस आंदोलन करते हैं, यानी महात्मा गांधी के साथ मिल जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और उनका क्या होता है, उसी के साथ, यानी बिल्कुल असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है तो उसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है बच्चों। ठीक है, तो यानी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ तुर्की पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो अपने वो ऑटोमन साम्राज्य यानी खलीफा को बचाने के लिए मुस्लिम वर्ग के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। और असहयोग क्यों शुरू होता है? महात्मा गांधी जो थे बच्चों, तो महात्मा गांधी का कहना था कि ब्रिटिश शासक जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। ब्रिटिश शासन अगर भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो वो अपना शासन कैसे करेंगे? यानी जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मतलब पुलिस प्रशासन है, जो एडवोकेट हैं, यानी जो भी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट शासन करेगी तो अंग्रेज़ों की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि सारे लोगों को उठा के यहाँ शासन करवाएंगे। वो यहाँ के लोगों से ही अपना शासन करवाते थे, अपने कार्यों को करवाते थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हमारे भारत के लोग इनसे अपना सहयोग वापस ले लेंगे, यानी इनको सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर ब्रिटिश शासन खुद अपने आप ही ढह जाएगा। बच्चों, अगर सभी लोग मना कर दें कार्य करने से कि हम आपके यहाँ कार्य नहीं करेंगे, तो फिर उनका साम्राज्य तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसी को वो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन, यानी हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। और असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लोगों को सरकार दी गई पदवियाँ, यानी जो उनको पदवियाँ दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी, वो लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में से सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, यानी 1920 के गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते हैं। बच्चों, वो आंदोलन जब भी करना रहता है तो हमें सूचना तो देनी होगी ना। जैसे आज के समय मोबाइल नहीं था, ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी, तो लोगों को घूम घूम कर जाकर बताना पड़ता था कि हमें आंदोलन करना है, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, हमें ये आंदोलन की प्रक्रिया होगी, यानी हम आंदोलन में क्या क्या करने वाले हैं। तो ये पूरे देश में पहले पूरा बताया जाता था। ठीक है, उसके बाद तभी तो लोग एकत्रित होंगे। उन्हें क्या पता कि आंदोलन हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्तावों के सशंकित थे। वह नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या होता है? आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, यानी जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कांग्रेस पे कार्यक्रम की स्वीकृति पर मुहर लगा दी गई। यानी कार्यक्रम अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी प्रस्ताव पूरी तरीके से बन गया था, उसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी और 1920 में इसको मुहर लगा दी जाती कि यानी आंदोलन होगा। कौन सा? असहयोग आंदोलन। और दूसरा कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो असहयोग किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये मैं दिखा रही हूँ। इसमें देखिए, ये आंदोलन को दिखाया गया है और इसमें देखिए एक चीज़ बीच में दिख रही है, गांधी जी के चरखे को दिखाया गया है। ठीक है, कितना बड़ा चरखा ये मतलब बना करके चरखे को दिखाया गया है। और इसमें बच्चों ये दोनों समुदाय के लोग हैं। यहाँ पे देखिए मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं। तो ये दोनों लोग मिल करके, यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों एक साथ चलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, लोग बड़े व्यापक स्तर पे जो आंदोलन, जैसे कहा गया था ना कि सरकारी नौकरियां लोग छोड़ देते हैं और लोग जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो सुनवाई करते हैं, वो हाई कोर्ट से इस्तीफा दे देते हैं।
टीचर्स इस्तीफ़ा दे देते हैं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब कि ये हम विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चरखे से बने यानी हाथ से बने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, हथकरघे से बने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। यानी बहुत व्यापक स्तर पे ये असहयोग आंदोलन चलता है। और इसी समय जो आप लोगों ने सुना होगा, जो युवा रहते हैं यानी जो यंग लोग रहते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, इन लोगों ने मतलब स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, गांधी जी के साथ बहुत बड़ा हुजूम जुड़ गया, यानी बहुत सारे लोग जुड़ते गए। मतलब ऐसा लग रहा था बच्चों कि अगर ये आंदोलन गांधी जी वापस नहीं लेते तो उस समय बहुत मतलब वो असहयोग आंदोलन के बाद का नज़ारा कुछ और होता। अंग्रेज उस समय ही बहुत भयभीत हो गए थे गांधी जी का आंदोलन देख के। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अचानक जो आंदोलन महात्मा गांधी को क्यों वापस लेना पड़ता है? क्योंकि बच्चों ये जो आंदोलन था बहुत ही महात्मा गांधी का मानना था कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, यानी इसमें हिंसा को नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, जब हमारे जो ये क्रांतिकारी होते हैं, जब ये जा रहे होते हैं तो एक जगह गोरखपुर में है, चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, भीड़ जो है ना, वहाँ पे जो पुलिस थाना होता है वो क्रांतिकारियों पे गोली चलाना शुरू कर देती है। और जब गोली चलाना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं वो क्या कर देते हैं, पूरे थाने को आग लगा देते हैं। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, यानी जब जो आंदोलन थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा कांड उसे कहा जाता है। चौरी चौरा कांड के नाम से क्वेश्चन भी पूछता है। यानी 5 फरवरी 1922 को जब हमारे आंदोलनकारी यानी हमारे क्रांतिकारी गोरखपुर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अचानक जो वहाँ के पुलिस थाने पे जो अंग्रेज़ रहते हैं वो इन क्रांतिकारियों पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और उससे गुस्सा करके जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं वो अंग्रेज़ों का जो वो थाना रहता है यानी पुलिस थाना रहता है उसको आग के हवाले कर देते हैं, आग लगा देते हैं। जब वहाँ आग लगा देते हैं तो पूरा जो वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो मारे जाते हैं। और गांधी जी को जब इस बात की सूचना लगती है कि हमारा जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया है तो महात्मा गांधी को बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए था और वो तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, यानी सभी ने असहयोग आंदोलन को वहीं पे रोक देते हैं और उसको बंद करने का निर्णय लेते हैं। इससे लोगों में बहुत मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, गांधी जी से बहुत नाराज़ भी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बच्चों, महात्मा गांधी का ये सिद्धांत था कि जो हमारा आंदोलन है वो अहिंसक नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो बहुत कम समय में बताई नहीं जा सकती, आप थोड़ा सा एक बार बुक पढ़िएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना मैंने समझा दिया वो आपको बहुत सफिशिएंट है, आप समझ गए होंगे। तो कल गांधी जी के हम आगे वाले आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में समझ गए होंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों जो मैंने अभी बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों।